जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का लेक्चर है जो 5000 क्वेश्चंस की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम हमारे टॉपिक जो भी हम जिससे लेक्चर बनाते हैं जिस भी टॉपिक का, उससे संबंधित हम इसमें प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। और इसमें वो क्वेश्चन भी है जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सेकेंड पार्ट है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का। और फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने 1 से लेके 100 तक के सवाल देखे थे। आज हम देखेंगे 101 से लेके 200 तक के सवालों की आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है फ्रेंड? सूर्य को, सवित्र को, मित्र को या विष्णु को? तो किसको कहा गया है फ्रेंड? विष्णु को कहा गया है। हमें यहाँ पर 2 सूची दी हुई है। एक तरफ हमको सूची में क्या पूषण, रुद्र, द्यो, अदिति एक तरफ दिया हुआ है। दूसरी सूची में हमें दिया हुआ है पशुओं का देवता, अनैतिक आचरण से संबंधित देवता, आकाश का देवता या देवताओं की माता। तो यानी हमको एक साइड ये बताया है भगवान के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमको बताया गया है कि आखिर उनका वो किससे बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए पूषण जो है, पूषण देवता पशुओं के देवता हैं। और रुद्र कौन है? रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित देवता हैं। और द्वेष किसके हैं? आकाश के देवता हैं। और अदिति लेडी, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा है क्या? आकाश के देवताओं की माता। देवताओं की माता कौन है? अदिति है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है क्या हुआ? इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? ये यूपी पीसीएस 2007 में फ्रेंड पूछा जा चुका है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से? तो किससे संबंधित है फ्रेंड? समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है फ्रेंड? ये हमारा यूपी पीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। वशिष्ठ ने की है, विश्वामित्र ने की है, इंद्र ने की है या परीक्षित ने की है? तो किसने की है फ्रेंड? विश्वामित्र ने की है फ्रेंड। इसके बारे में हमने डिटेल्स में किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से एक मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है और उसी में हमें बताया गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। और ये कौन सा मंडल है फ्रेंड? 7वां मंडल। 7वें मंडल में हमको गायत्री मंत्र के बारे में जानने को मिलता है। हमने उसमें पूरे 10 मंडल के बारे में डिटेल से बताया है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखना फ्रेंड। एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस बना रहे हैं। प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हमारे नोट्स रहते हैं। तो उसमें हमारे फैक्चुअल भी हैं जो प्री के काम आएंगे, और उसमें हमारा रिटर्न वर्क भी इतना अच्छा है कि आप उसमें 3 नंबर के, 5 नंबर के, 11 नंबर के प्रश्न अगर आपके बनते हैं तो आप उसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें आप गेन कर पाएंगे। तो आप उन जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखना। अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे जो नोट्स होते हैं वो खुद के बनाए हुए होते हैं, हैंड नोट्स होते हैं। हर जगह से हम डेटा लेकर नोट्स को बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अगर वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें चारों वेद के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड? देखिए ये जो है यूपी पीसीएस में हमारा 2008 में पूछा जा चुका है ना। भारत से है, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से है। तो फ्रेंड किससे संबंधित है अवस्था? अवेस्ता हमारा ईरान से संबंधित है, जो कि ऋग्वेद के समान है। ठीक है, ऋग्वेद से वो समानता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ये सीडीएस 2011 में पूछा गया है। वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, या फिर वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे? तो फ्रेंड वो किससे परिचित थे? लोहे से। फ्रेंड ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में लोहे से ये लोग परिचित थे। लोहे के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं किसमें? वैदिक काल में। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमें लोहे का, वो लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो नागरिक थे
वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज्ड मत होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, तो ये हमारा यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है। अस्किनी से, परुष्णी से, कुभा से या फिर विपास सतुद्री से। तो किससे फ्रेंड? कुभा से संबंधित है ना। ये हमारे को उसमें हमारे लेक्चर्स में हमने इसको भी बताया है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से आर्य हमारे एंटर हुए हमारे देश में, तो वो जो नदी पड़ी थी वो नदी कौन सी थी फ्रेंड? कुबा नदी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन, हमको 2 कथन दिए हुए हैं, बताना है दोनों सही हैं या दोनों में से एक सही है या दोनों ही सही नहीं है, तो ये हमें बताना है। ये हमारा क्वेश्चन यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया है फ्रेंड। कब पूछा गया है? यूपीएससी में पूछा गया है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, या फिर और जो ऋतु है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही हैं, ये हमें बताना है। दोनों सही हैं या दोनों नहीं है सही। ठीक है, तो इसका है हमारा उत्तर। देखिए फ्रेंड, जो धर्म है वो व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है, ये भी सही है। और ऋतु जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में होता है। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या है? सही है। इसके हिसाब से हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये हमारा एसएससी में भी पूछा जा चुका है और उत्तराखंड पीसीएस में भी 2012 में पूछा गया है। पारजीटर, एसी दास या बीजी तिलक या फिर हमारे जैकोबी। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड? बीजी तिलक। बीजी तिलक ने ही आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष रखा है। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा आ रहा है, हमें एक साइड वैदिक नदियां दी हुई है, दूसरी तरफ उसका आधुनिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो इस समय नाम है। और ये हमारा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में हमें 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें नदियाँ कौन कौन सी दी हैं? कुबा, पुरुषनी, सदानीरा, सतुद्री, या फिर एक साइड में आधुनिक नाम दिया है तो गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो अब हमको ये बताना है कि किस नदी को अभी क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड जो कुबा है, हमें कुबा को क्या बोला जाता है? काबुल बोला जाता है अभी। और जो पुरुषनी है, पुरुषनी को रावी बोला जाता है। सदानीरा को हमें यहाँ अभी जो है गंडक बोला जाता है। सतुद्री को क्या बोला जाता है? सतुद्री को सतलज बोला जाता है ना फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखना, कुबा को काबुल, पुरुषनी को रावी, सदानीरा को गंडक और सतुद्री को सतलज बोला जाता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, ये हमें बताना है। ये आरआरबी मुंबई में पूछा जा चुका है फ्रेंड, पहले क्वेश्चन ना। समातट, प्राग्ज्योतिष, पंजाब में या पांचाल में। तो कहाँ पे बसे फ्रेंड? जो आर्य आए वो भारत में कहाँ बाहर से आए, कहाँ पर बसे? सबसे पहले पंजाब में, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फ्रेंड हमें फिर 2 सूची दी हुई है, हमें एक तरफ वेद बताए गए हैं और एक तरफ हमें यज्ञकर्ता बताए गए हैं। तो फ्रेंड इसकी एक ट्रिक है, रहो या सुनो वाली, आप इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन आ भी सकता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। रहो या सुनो की ट्रिक बनाई थी। रा से हमारा ऋग्वेद हो जाता है और हो से हमारा होत्र हो जाता है। तो उस हिसाब से हमारा ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या होते हैं? होत्र होते हैं। या से हमारा यजुर्वेद हो जाता है और आ से हमारा अथर्वणीय हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, सा से हमारा सामवेद हो जाता है और ना से ऊ से हमारा उद्रात हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, सा से क्या हो जाता है? सामवेद और ऊ से हमारा हो जाता है उद्रात। फिर अर्थवेद बचा क्या? अर्थवेद, तो वो क्या हो गया? हमारे ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा आई मीन जो लूसेंट है, आपको लूसेंट में अर्थवेद को पढ़ने यज्ञकर्ता का नहीं बताया है, लेकिन इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का बताया है। तो उसके हिसाब से आप ये ट्रिक याद रखना, रहो या सुनो वाली, है ना। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र होता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वणीय होता है, सामवेद को पढ़ने वाला उद्रात होता है, अर्थवेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 जो है उत्तर होगा।
फ्रेंड नेक्स्ट हमारा आता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है ये हमको बताना है। ये बीपीएससी यानी बिहार पीएससी में 1998 में भी पूछा जा चुका है और 1995 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है ये हमको बताना है। तो फ्रेंड ऑप्शन 1 कहता है कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की है। दूसरा, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। तीसरा, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए अपौरुषेय यानी कि जो पुरुष है ना, तो हमें इसका ऑप्शन क्या है, क्योंकि वेदों की रचना किसने की गई है, की है देवताओं ने की है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये हमें बीपीएससी 1998 में पूछा जा चुका है। कपिल है, अक्षपाद, गौतम है, उलूक कणद है या पतंजलि। तो जो उलूक कणद हैं वो हमारे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है हमारा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, बीपीएससी 1998 में आ चुका है ये क्वेश्चन। जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो जो जैमिनी है, जैमिनी हमारे मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। तो जो बादरायण है फ्रेंड वो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। याद रखना फ्रेंड, ये कंफ्यूजिंग वाला है कि बादरायण आपके उत्तर मीमांसा हो गए और जैमिनी आपके पूर्व मीमांसा हो गए ना। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बा से बादरायण हो जाएगा, बा से बादरायण और वा से वेद हो जाएगा, वेदांत हो जाएगा ना। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और जैमिनी पूर्व मीमांसा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ये हमारा एसएससी में आ चुका है, 2018 अभी ही आया है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो फ्रेंड जो 9वां मंडल है वो हमारे सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता के 200 जो ऋचाएं हैं वो सोम देवता की हैं और 250 ऋचाएं वो इंद्र देवता की है ना, ये भी याद रखना आप। और अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया ये बताना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषणी। तो कौन सा फ्रेंड, पुरुषणी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, धर्म शास्त्रों के समय भू राजस्व की दर क्या थी। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो क्या थी फ्रेंड, 1/6 इसकी दर हुआ करती थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग में माना जाता है फ्रेंड, ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। तो कौन सा युग है फ्रेंड, ब्राह्मण युग कहा जाता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, यानी किस काल में अछूत, हमारा जो अछूत जो क्या कहना चाहिए, छुआछूत की जो भावना है वो किस समय अवधारणा में आई स्पष्ट रूप से, है ना। 39 बीपीएससी में 1994 में ये क्वेश्चन आया था। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में। तो किसके काल में फ्रेंड, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी, ठीक है। जो हमारा ऋग्वैदिक काल है फ्रेंड, ऋग्वैदिक काल में वर्णों में विभक्त नहीं किया गया था ना, हमें ऋग्वेद में वर्णों में विभक्त नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको इनकी विभक्ति मिलेगी, इनके बटा हुआ हमको देखने को मिलेगा। इनने धर्म को किस प्रकार से बांटा था और समाज को किस प्रकार से बांटा गया था। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व क्यों है हमें बताना है। ये हमारा बीपीएससी और यूपीपीसीएस में दोनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित तो बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, या फिर मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्या हुआ था, 4 देवताओं की हमको उसमें उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित है, किस पुस्तक में मिलता है फ्रेंड, हमें
ये ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या फिर भगवत गीता में। तो किस में मिलता है फ्रेंड? हमें ये ऋग्वेद में मिलता है। बीपीएससी में आया है फ्रेंड। जो गायत्री मंत्र है ये हमें ऋग्वेद में ही मिला है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ये भी यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, आरएएस आरटीएस में भी आ चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चारवाक गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो फ्रेंड न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम जी ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, क्या जाने जाते थे? निष्क से। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो फ्रेंड स्वर्ण आभूषण को उस समय क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये यूपीपीसीएस में 3 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो जो पतंजलि है, पतंजलि जी को योग दर्शन का पितामह बोला जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये हमें यूपीपीसीएस में पूछा गया है। धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो फ्रेंड उपनिषद किस पे पुस्तकें? दर्शन पर है। हमें फिर 2 सूची दी हुई है फ्रेंड, हमें बताना है कि वो एक दूसरे से किस प्रकार से सुमिलित करती हैं। ठीक है। तो जो एक साइड हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमें संगीत में स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हमको दी हुई हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमको मतलब ये बताना है कि किस वेद से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमको प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं, है ना। यजुर्वेद से हमको स्तोत्र एवं कर्मकांड देखने को मिलते हैं फ्रेंड। साथ से सामवेद और साथ से संगीत देखने को मिलता है। बचा अर्थवेद, अर्थवेद से हमको तंत्र मंत्र एवं वशीकरण देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ए जो है सही उत्तर है। हमारे एक में जो सुमिलित दिया हुआ है वो सही है, और ये हमारा यूपीपीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा? तो कौन सी है फ्रेंड? सिंधु है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। काशी के, केकई के, पांचाल के, वेदे के? तो कहाँ के फ्रेंड? केकई के जो राजा, केकई के शासक क्या नाम क्या है? अश्वपति है, जो कि उपनिषद काल के राजा है ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उपनिषद काल के राजा निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो अश्वपति। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना आप क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो फ्रेंड अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद हमको कठोपनिषद में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है फ्रेंड? कठोपनिषद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वैदिक नदी कुबा, कौन सी नदी फ्रेंड? वैदिक नदी कुबा हमने पढ़ा था पहले, ऑप्शन भी देखा था कि आर्य जिस नदी को आए थे पार करके, और कहाँ से आए थे? वो अफगानिस्तान से आए थे, है ना। तो वो कौन सी नदी थी? कुबा नदी थी। अब यहाँ पे भी हमसे यही पूछा गया है, हमें वही क्वेश्चन को इनने शायद पलट दिया। देखते हैं, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है फ्रेंड? जब हमें पता है कि आर्य अफगानिस्तान से आए, कुबा नदी को पार करते हुए, तो कहाँ बसा होगा? अफगानिस्तान में बसा होगा। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, अफगानिस्तान इसका उत्तर है। कब पूछा गया? ये यूपीपीसीएस में आ चुका है। हमारे जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। शायद यूपीएससी 1998 में पूरा वैदिक काल ही बना डाला, इन्हें वैदिक काल से ही पेपर बना लिया। क्या है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो क्या है फ्रेंड? सांख्य दर्शन हमें कपिल मुनि द्वारा के द्वारा हमें प्रतिपादित हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये यूपीपीसीएस में 1998 को पूछा गया है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? तो क्या नाम है फ्रेंड? अतरंजी खेड़ा इसका उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन फ्रेंड? सीधे से सामवेद। सामवेद जो है वो पूरा का पूरा ऋग्वेद के ऊपर डिपेंड करता है। सामवेद में हमको संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है?
भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो कौन फ्रेंड, भागवत जो है वो आपको प्रस्थान त्रयी में नहीं मिलेगा, और त्रयी मतलब कि 3, तो प्रस्थान त्रयी कौन कौन हुए, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी बनता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो किससे फ्रेंड, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। हमें फ्रेंड फिर 2 सूचियां दी हुई हैं, हमें इनको सुमेलित करना, और ये हमारा MBPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एक साइड हमें दिया हुआ है, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत हमको एक साइड दिया। फ्रेंड ये भी हमको ये क्वेश्चन भी पिछले जो हम कर चुके हैं उन्हीं में से एक है कि हमें बताना है किस वेद के अंतर्गत हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड सामवेद तो संगीत हो गया, ठीक है। अर्थवेद में हमको किस चीज़ की जानकारी मिलती है, औषधियों से संबंधित जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमको ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है, और यजुर्वेद से हमको बलिदान विधि की जानकारी मिलती है, और सामवेद से हमको संगीत की जानकारी मिलती है। इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न ऑप्शन ए है ये हमारा सही उत्तर है, ये हमारा MPPSC में पूछा जा चुका है। फ्रेंड चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। तो किससे फ्रेंड, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता, जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद। फ्रेंड ब्राह्मण ग्रंथ मतलब क्या होता है, अर्थवेद है ना। अगर आपको पूछा जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो उसमें आपको इसका मतलब ये होगा कि वो अर्थवेद के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यज्ञ संबंधी, यजुर्वेद में है ना। यजुर्वेद में हमको यज्ञ संबंधी देखने को मिलता है, और गद्य पद्य दोनों हमको यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होता था, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो क्या था फ्रेंड, यहाँ पे मंत्री परिषद थी। क्या थी, मंत्री परिषद वैदिक युगीन सभा में थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंशानुगत। तो फ्रेंड उस समय गणतंत्र प्रचलित हो चुका था, गणतंत्र ही उस समय चलता था, यानी कि लोग ही चुनते थे अपनी राजा को। वैदिक युग में गणतंत्र प्रचलित थी, ठीक है, गणतंत्र लोकप्रिय शासन माना जाता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है फ्रेंड, देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद है अर्थवेद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। तो क्या है फ्रेंड, सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किसमें हुई है, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो किसमें हुई है फ्रेंड, वैदिक युग में हुई है। देखिए हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऋग्वेद में हमको ऋग्वेदिक की जानकारी मिली है, लेकिन सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में हमको किसकी जानकारी मिली है, हमको वैदिक युग की जानकारी मिली है ना, सॉरी उत्तर वैदिक युग की जानकारी मिली है। अब जब इन चारों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा, इन चारों को मिलाकर हमारा वैदिक युग बना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, यानी हमें इन चारों से ऋग्वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की हमें जानकारी मिलती है। तो जो हमारा वैदिक युग है वो ये चारों वेद हुए, और इन चारों वेद में आपको सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत देखने को मिलेगा, ना कि आपको गुप्त युग में देखने को मिलेगा, ना ही कुषाण युग में, ना ही मौर्य युग में देखने को मिलेगा। फ्रेंड तो आप ये याद रखना कि वैदिक युग में आपको इन 6 चीज़ों की जानकारी देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, मतलब आर्यों ने नहीं लाई, मृदभांड, आभूषण, बड़ईगिरी, लोहारगिरी। तो कौन सी लोहारगिरी इन्होंने नहीं लाई है। फ्रेंड फिर हमको 2 सूची दी हुई है, एक साइड हमको वेद दिए हुए हैं, एक साइड हमको उपवेद दिए हुए हैं, यानी उनके उपवेद है ना। इस सबके 2-2, 3-3 उपवेद हैं फ्रेंड, ये हमने हमारे लेक्चर में इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप अब देखेंगे वैदिक सभ्यता देखेंगे आप, तो वैदिक सभ्यता में आपको पूरा मिलेगा कि किस वेद का उपवेद कौन सा है, आपको उसमें जानकारी मिलेगी देखने को, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं, एक साइड हमको दिया है उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद या फिर अर्थशास्त्र। दूसरी तरफ संबंधित वेद दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो अब हमको बताना है कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, ठीक है। तो जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमको ऋग्वेद में मिलेगा, धनुर्वेद हमको यजुर्वेद में मिलेगा, गंधर्व वेद हमको
सामवेद में मिलेगा, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र आपको अर्थवेद में देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वां मंडल, पहला से छठा, दूसरा तीसरा से 8वां, चौथा से 9वां। तो कौन से 6 मंडल हैं जिसमें आपको वंश मंडल या गोत्र मंडल देखने को मिलता है? दूसरे से 7वां मंडल, ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये हमें यूपीएससी और जेपीएससी में देखने को मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो कौन सा फ्रेंड? अर्थवेद में हमको वेद के जादुई माया और वशीकरण के बारे में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमको मंडल मिलते हैं, भगवान से जुड़ा हुआ। यजुर्वेद में हमको तंत्र मंत्र मिलते हैं, है ना। और सामवेद में हमको यज्ञ भी हमको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। सामवेद में हमको संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? हमारे यूपीपीसीएस में आ चुका है पहले। नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? तो किसको फ्रेंड? श्रेष्ठ वंश को करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं फ्रेंड? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं हमको बताना है। 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड कितने मंडल है? 10 मंडल हैं, और आप वीडियो में 10 मंडल के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो कहाँ से फ्रेंड? मध्य एशिया से आए, है ना। हमने पढ़ा था कि जो आर्य हैं वो कुबा नदी से होते हुए अफगानिस्तान से आए, और अफगानिस्तान हमारा मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट ये है कि जो हम 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, इससे संबंधित फ्रेंड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में कि ये मंडल किससे संबंधित है, या ये किस मंडल में दिया हुआ है। कोई पर्टिकुलर नाम आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन से मंडल में है। तो ये जो आपको है, इसकी अगर आपको पूरी डिटेल देखना है तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ में लेक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में? मैंने आपको बताया था कि गद्य रूप में यजुर्वेद होता है, और पद्य रूप, गद्य पद्य आपको सिर्फ यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा फ्रेंड? यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो किस में फ्रेंड? अर्थवेद में मिलता है। और जो सभा और समिति हैं, 2 बेटियां हैं, ये इसमें हमको किसकी बेटी हैं? ये प्रजापति की, है ना। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद या फिर परिषद? तो विदत जो थी वो ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी। नेक्स्ट है हमारा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो कौन सा फ्रेंड? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन, सबसे सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण है। नेक्स्ट है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ठीक है, गोत्र व्यवस्था जो है वो कब प्रचलन में आई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो कब आई फ्रेंड? उत्तर वैदिक काल में आई। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ। अनुलोम विवाह फ्रेंड देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे लाइन बाय लाइन। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दोनों में बहुत कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ऑप्शन ना पढ़ के सीधे ये बात है कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी जो होती है जब विवाह करती है तो वो अनुलोम विवाह हुआ। अनुलोम विवाह का मतलब क्या हुआ? पुरुष उच्च वर्ण का रहेगा और नारी निम्न वर्ण की रहेगी। और प्रतिलोम विवाह क्या होगा? प्रतिलोम विवाह में नारी उच्च वर्ण की होगी और पुरुष निम्न वर्ण का होगा। ठीक है, ये चीज आप मतलब क्लियर रखना इस चीज को कि नारी अगर उच्च वर्णी की है तो प्रतिलोम विवाह, और नारी अगर निम्न वर्णी की है तो अनुलोम विवाह, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता है किसको? गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो जौ को यव कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो चावल के लिए। अर्थव का अर्थ पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। तो क्या है? पवित्र जादू है। सूची दी हुई है हमको फिर से दोनों में से हमको बताना है कि कौन किससे कैसे किस प्रकार से संबंधित है। एक साइड हमें शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद दिया हुआ है, ध्वनि शास्त्र, कर्म कांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, और हमको छंद शास्त्र दिया हुआ है। ये एक साइड हमको दूसरी सूची में दिया है। अब हमको बताना है फ्रेंड, जो शिक्षा है, शिक्षा हमारा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र हमारा कर्म कांड से संबंधित है, निरुक्त हमारा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित, और छंद हमारा छंद शास्त्र से संबंधित है फ्रेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी
के रचनाकार हैं। ठीक है, ये हमारा RAS और JPS में पूछा गया है। गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है फ्रेंड? पाणिनि है। ठीक है फ्रेंड, हमारे लेक्चर में आपको इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी। लिस्ट का मतलब ये है कि किसने किसकी रचना करी, किस किस के लेखक हैं, आपको वो देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, इसकी जगह ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? चाणक्य या कौटिल्य, है ना। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो आप उस लिस्ट को ज़रूर देख लेना, आपको मिल जाएगा। हमारी ये लिस्ट मिलेगी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में। ठीक है फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हो गया था, कौन सा वेद अंशतः गद्य नहीं, ये भी हो गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो कौन सी है फ्रेंड? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत। तो किसको फ्रेंड आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है? रामायण को दी गई है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो फ्रेंड, मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। पुराणों की संख्या हमारे 18 है, और 18 में से जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन के साथ साथ सबसे बड़ा पुराण भी है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, सरस्वती, पुरुषणी, सतुद्री को। तो फ्रेंड, जो हमारी विलुप्त हो चुकी है नदी सरस्वती को माना जाता है सबसे पवित्र नदी। नेक्स्ट है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन। तो क्या थी फ्रेंड? कुल थी। ठीक है, कुल आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो फ्रेंड, 250 सूक्तों की रचना किसने की? किसके लिए की है? इंद्र के लिए। और 200 किसके लिए की है? सोम के लिए की है। तो आप याद रखना, इसका ऑप्शन जो ए है इसका उत्तर है 250 सूक्त इंद्र के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुंगलनीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो फ्रेंड, अर्थवेद को, है ना। किस रचना में नारी को सुरा, पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जावाल उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद। तो किसमें फ्रेंड? मैत्रायणी संहिता में कहा गया है कि नारी जो है वो सुरा और पासा के साथ, पासा मतलब जुआ के साथ सबसे बड़ी बुराइयों में से एक रहेगी। कौन कौन? नारी, शराब और तीसरा जुआ। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। फ्रेंड, अब हमें फिर से 2 सूचियां दी हुई हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। एक साइड दिया राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। दूसरी तरफ दिया राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ या शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, या चौथा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो फ्रेंड, कौन से यज्ञ से क्या है संबंधित, ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड, जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के लिए होता है, राजा को सिंहासन पे बिठाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ है वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। राजनीतिक शक्ति मतलब कि अश्वमेध यज्ञ वो होता है जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है, वो जहाँ जाके रुकता है वहां तक का क्षेत्र उसका हो जाता है, और उधर अगर वो ऐसे कोई क्षेत्र में जाए जहाँ पे ऑलरेडी कोई राजा है तो वो उस राजा को उस घोड़े को रोकना रहता है। ठीक है, अगर नहीं रोक पाया तो और वो आगे तक निकल गया तो वो जो क्षेत्र रहेगा वो उस राजा के अंतर्गत आ जाएगा जिसका वो घोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ हमारा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ हमारा
देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला तथा सोमरस का पान करने वाला यज्ञ है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस मैचिंग सुमेलित के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी हमें दो सूची दी है, एक में हमें ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है पुरुषनी, शतुद्री, अश्किनी, विपाशा, दूसरी तरफ रावी, सतलज, चिनाब, व्यास। अभी बताना है कि आधुनिक नाम उनके क्या हैं। जो परुष्णी है उसको रावी बोला जाता है, जो शतुद्री है उसको सतलज बोला जाता है, अश्किनी जो है उसको चिनाब बोला जाता है, विपाशा जो है उसको व्यास बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। और फ्रेंड ये एमपीपीएससी के मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। संस्कार के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है। हम संस्कार को पूरी तरीके से कवर करेंगे महाकाव्य काल में। ठीक है, महाकाव्य काल में संस्कार से संबंधित बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा अपडेट है उसमें, करेंट्स बहुत अच्छा है, तो आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट हमारा सूची, हमें दो सूचियाँ दी हुई हैं, हमें बताना है कि वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। एक तरफ दिया ब्रह्मदेव विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, दूसरी तरफ दिया है समान वर्ण या जाति का विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, या दूसरा बिना दहेज का विवाह। तो अब हमें बताना है कि कौन सा विवाह किससे संबंधित है। फ्रेंड जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह, यानी कि उसी जाति का उसी जाति से विवाह हो जाना। ठीक है, देव विवाह क्या होता है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यानी कि बहुत ही मेहनत से मिली हुई कन्या से विवाह करना। आर्ष विवाह के क्या किससे संबंधित है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। दूसरा क्या है, यानी उसमें बैल और गाय की जोड़ा देना पड़ता है। चौथा कौन सा विवाह है? प्रजापत्य विवाह, जिसमें बिना दहेज का विवाह कहलाता है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही है। फिर हमें दो दिए हुए हैं, इसमें भी हमें विवाह ही है। पहले सूची में दिया गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह। तीसरा और एक साइड हमें सूची में दिया हुआ है प्रेम विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। चौथा दिया है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो फ्रेंड हमको बताना है कि कौन सा विवाह किस प्रकार की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह कहलाता है। आसुर विवाह जो है वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह हमारा पराजित राजा की कन्या से विवाह किया। और पेशाच विवाह क्या होता है? कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह पेशाच विवाह होता है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारा 3 ऋण में शामिल नहीं है, ये जो दिए हुए हैं ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। जो मातृ ऋण है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। मृद भांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति, चित्रित धूषण मृद भांड संस्कृति, दोनों या दोनों नहीं। तो कौन सा फ्रेंड इसका आंसर है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? गुरुवणी मृद भांड संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है गैरुवणी मृद भांड संस्कृति, चित्रित धूषण मृद भांड, है ना। तो इसमें क्या है हमारा उत्तर? चित्रित धूषण मृद भांड संस्कृति। तो फ्रेंड याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप कि गुरुवणी मृद भांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूषण मृद भांड संस्कृति है। इस प्रकार का फ्रेंड क्वेश्चन आता है मेंस में, और वैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है ना। तो आप एक अंतर ये लिख सकते हैं कि गुरुवणी मृद भांड संस्कृति हमको ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है और चित्रित धूषण मृद भांड संस्कृति हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूषण मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर है, भगवानपुर है, हस्तिनापुर है या कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड कौन सा है? भगवानपुर इसका उत्तर है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गृह सूत्र में। तो किसमें फ्रेंड? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगण्य, वध योग्य नहीं,
शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो क्या है फ्रेंड, गाय जो है वो अघन्य है जिसका वध नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, हमें दो सूची दी हुई है, हमें बताना है कि वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। एक तरफ दिया है संग्रहीत्र भागदूत दिया हुआ है, एक तरफ छता छत्री दिया हुआ है, एक तरफ अश्वपाप दिया हुआ है। दूसरी तरफ कोषाध्यक्ष दिया गया है, कर संग्रहकर्ता दिया गया है, पांसे के खेल में राजा का सहायक, प्रतिहारी, राजप्रसाद, सक्षक दिया हुआ है। तो फ्रेंड बताना है हमको। तो जो संग्रहीत्र है वो कोषाध्यक्ष है, भागदूत जो है वो कर संग्रह करता है, छत्र या छत्री जो है वो पांसे के खेल में राजा का सहायक है। सॉरी, गलत बता दिया, सॉरी, एक मिनट फ्रेंड। संग्रहीत्र कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रह करता है, छत्र या छत्री क्या है, प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक है, और अक्षवाप क्या है, पांसे के खेल में राजा का सहायक है। ठीक है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋतु या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। तो जो वरुण है उनको कहा गया। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? इंद्र, नासत्य, अश्विन, या फिर वरुण, या फिर मित्र। तो जो वरुण है उनको जल या समुद्र का देवता कहा गया है। फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होना, वर्षा का देवता नहीं, वर्षा का देवता नहीं है, ये क्या बोला है, जल का देवता कौन है, वरुण। फिर हमें दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमें राजधानी दी हुई है। गंधार, सूरसेन, वत्स, कौशल। दूसरी तरफ मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। हमें इनकी राजधानी बताना है फ्रेंड। ठीक है, 16 जनपद हुआ करते थे फ्रेंड, हम सब जानते हैं, इसका भी हमारा एक लेक्चर है, आप उसको जरूर देखना। तो जो गंधार है, गंधार हमारा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कर्णिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो जो अजातशत्रु है उनको हर्यक वंश का शासक कुणिक कहा जाता है। कुणिक नाम किसका है? अजातशत्रु का है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, ये पूछ डाला कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, आप दोनों ही क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका आंसर उदयन होगा ना। ऑप्शन में अजातशत्रु, अशोक, धनानंद दिए हुए हैं, लेकिन उदयन जो है इसका आंसर होगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, काकवर्ण भी कहा जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो जो कालाशोक है उनको काकवर्ण भी कहा जाता है, और उन्हें वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। फ्रेंड अगर ये क्वेश्चन आए कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में आई थी, तो कालाशोक के। और अगर ये पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी फ्रेंड? वैशाली में हुई थी। उस समय कौन सा वंश था? तो शिशुनाग वंश था ना फ्रेंड, याद रखना, ये कुछ फैक्ट्स हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो एसएससी में आया ये क्वेश्चन, फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, या फिर तक्षशिला में। तो कहाँ हुई थी फ्रेंड? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी में आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो कौन सी नदी? रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। तो कौन सी फ्रेंड? झेलम नदी थी वो, और ये एसएससी में आ चुका है क्वेश्चन। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ये एसएससी में पूछा गया है फ्रेंड। गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, या काले और लाल बर्तन। तो फ्रेंड कौन से? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, है ना, पॉलिश वाले बर्तन उस समय पहली बार देखने को मिलते थे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आरआरबी में पूछा गया है, ग्रामक भोजक, या ग्राम भोजक, ज्येष्ठ, या ग्रामपति। तो क्या बोला जाता है? ग्राम भोजक बोला जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ये हमें क्वेश्चन एमपीएससी में भी आ चुका है, यानी महाराष्ट्र में, और आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चंडीगढ़ में। ठीक है, अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, या धान्य कटक। तो जो अवंतिका है वो पहले उज्जैन को बोला जाता था, है ना।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। ये आरआरबी में और यूकेपीएससी में पूछा गया है। महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद और नागार्जुन। तो फ्रेंड देखिए, जो महापद्मनंद है वो नंद वंश का था, और जो कालाशोक है वो कौन से वंश का था, वो शिशुनाग वंश का था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। फ्रेंड देखिए, वंश से संबंधित हमारी एक लेक्चर है जिसमें हमने 48 वंश, फ्रेंड 48 वंशों को हमने डिटेल में उसमें बताया है कि कौन से वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, उनसे संबंधित उनके जो मुख्य बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने उसमें इंक्लूड किया है, और उनकी राजधानियाँ भी हमने बताई है। फ्रेंड इस प्रकार के वंशों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाला वंश ये वाला जो शासक है वो किस वंश से संबंधित है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन है, जैसे अभी हमने ये वाला देखा क्वेश्चन जो पूछा था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि नंद वंश ने क्या मुख्य कार्य किए, नीचे 4 कार्य दिए जाते हैं, उनमें से हमें बताना रहता है। तो उसी प्रकार से हर वंश में किस प्रकार का ऐसा कार्य जो बाकी किसी वंश में नहीं हुआ है, वो हमने उसमें उल्लेखित किया है। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखना। भारत के प्रमुख राजवंश, 48 राजवंश, है ना, ये हमारा लेक्चर है, आप उसको ज़रूर देखना। अगर आप उसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। ये SSC में आ चुका है क्वेश्चन। अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को या धनानंद को। तो किसको कहा गया है फ्रेंड, धनानंद को कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो फ्रेंड किसके द्वारा किया गया था, ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, जो दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूरोपीय आक्रमण था, वो किसके द्वारा किया गया, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया फ्रेंड, यूनानियों द्वारा किया गया। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। आगे के 201 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर भी आप जरूर देखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।